ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। होडल विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवराता मल जी, क्या लगता है होडल विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि पलवल के नजदीक और ये सभी जो विधानसभाएं एक दूसरे से सटी हुई और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, जैसे कुलदीप जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश से सटी हुई है और पूरा दक्षिणी हरियाणा का ये क्षेत्र है। विकास का मुद्दा तो यहाँ पर है ही। क्या लगता है कौन से दल में यहाँ टक्कर रहेगी? और ऐसा ऐसी भी बातें हो रही हैं क्योंकि जो भड़ाना साहब थे अब इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए कांग्रेस छोड़कर, उनका भी कोई ना कोई वजूद था जो अभी भी कायम है। हाँ, क्या लगता है? अब इसके अंदर जैसे यहाँ पर जो होडल सीट है, यहाँ पे बीजेपी इनेलो से आए राम रतन को टिकट दे रही है। हाँ। उधर जगदीश नायर जी जो यहाँ पे फिलहाल इनेलो के विधायक है वो हैं। हाँ। तो जगदीश नायर जी के लिए यहाँ पर इस परिस्थिति के अंदर काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क फोर्स उनका भी वही था, उनका भी वही था। एक टाइम पे एक प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़े हुआ करते थे, आज दोनों एक आमने सामने खड़े हुए हैं। उसके बाद दूसरा जो है हमारा कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उदय बांजी। उदय बांजी पिछले 2009 के चुनाव में कुछ नहीं कर पाए थे और उसके बाद वो जनता में सक्रिय नहीं रहे। हाँ। जैसा कि वहां से जनता से बात करने पर पता लगा कि भाई वहां पर जो उनका सिस्टम था वो अपना एक डेवलप नहीं कर पाए, वो सिर्फ इस में रहे कि ठीक है हमारी सरकार है, हम काम करा लेंगे या हो जाएगा। मतलब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत छवि और काम के जरिए वो नहीं बनाई, जो एक उनको संघर्ष करना चाहिए था। ठीक है आज उनकी सरकार है, सत्ता में थी, तो वो अपने क्षेत्र में विकास करा सकते थे अगर उन्होंने अगली बार चुनाव लड़ना था, या उसके लिए जनता के अंदर, जनता के बीच में रहते, जनता की सुनवाई करते, जनता के काम करवाए देते। लेकिन वो नहीं हुआ। और वो जो नायर जी और राम रतन जी हैं, इन दोनों का जो एक डिवीजन रहेगा वोट का, वो कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर ये जो महेश राणा जी बसपा के हैं, हाँ। इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि राम रतन भी क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल से आए हैं, बिल्कुल, तो इनका जो ये बिखराव है ये बसपा की तरफ, ये बसपा की तरफ आ रहा है। और उसके बाद जो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, कुलदीप शर्मा जी ने भी बताया, शर्मा जी, कि जो वहाँ के जो बेल्ट सटी हुई है वहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक वजूद है। वहां पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, वो वहां पर रहता है। और वो जो वहाँ पर जो रोड डेवलपमेंट्स के या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा में यहाँ सेकंड नंबर पर रही इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा चुनाव, बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ टक्कर रहेगी दोनों ही दलों में? इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लेकिन इसमें इस विधानसभा में इनेलो को नुकसान होगा राम रतन जी की वजह से, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता किसी का भी पार्टी छोड़कर जाता है तो कुछ ना कुछ वो साथ लेके जाता है। आता है तो कोई भी किसी पार्टी में तो कुछ ना कुछ लेके आता है। तो ये आप यहाँ पर ये वहाँ होटल विधानसभा के लिए रहेगा। चलिए अगली विधानसभा की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक कमेंट, चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए। होटल में ये है, मैं इनकी सारी बात को सही मानता हूँ। अगर इनकी सारी बात सही है कि बसपा का भी वहाँ आधार है, राम रतन जी का भी आधार है, और जो अब सीटिंग विधायक है, तो ये लोग तो दोनों के दोनों सीटिंग विधायक को नुकसान कर रहे हैं। उदय भानजी स्वयं 2 बार 3 बार विधायक रहे हैं। उदय भान भी हमारी पार्टी में बड़े मैं पूछ रहा हूं, उदय भान भी हमारी पार्टी में बड़े विधायक, राम रतन भी बड़े थे। राम रतन आपको छोड़ के गए, हमारे आपके सारे लोग छोड़। अच्छा, यही बात है, ये तीनों उनके छोड़ के टिकट से हमारी पार्टी से। ठीक है, उदय भानजी का जो रहेगा, जी जी जी, इनेलो का राम रतन तो वहाँ रेस में ही नहीं। इनेलो का जो अब उम्मीदवार है, जो सिटिंग एमएलए, वो रेस में नहीं है। ठीक, वहाँ पे बसपा का और कांग्रेस का मुकाबला है। ठीक है, एक कमेंट फटाफट धर्मपाल। ये उदय भानजी पहले हमारे टाइम पे 2000 में हमारी पार्टी तीनों हमारी पार्टी के हैं। और जगदीश नायर जी बहुत बढ़िया आदमी है और पिछली 2 बार ये विधायक चुने गए, इस बार फिर हैट्रिक करेंगे। चलिए खेमचंद जी। मैं फिर से व्यक्तिगत नहीं हूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, होडल मेरा बहुत ज़्यादा देखा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ और वो भी ब्रज क्षेत्र में आता है। वहाँ वास्तव में मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ पिछड़ा वर्ग रहता है, और वो पिछड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा है। और पिछली सरकारों ने उसके विकास पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, या वहाँ का जो विधायक है उन्होंने भी पर्सनलाइज तरीके से उनकी कोई हेल्प नहीं की। तो मुद्दा वहाँ विकास का है, मुद्दा वहाँ फिर से भविष्य का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उन लोगों ने भारी मात्रा में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया था, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये समाज इतने समय से पिछड़ा हुआ है और जिसको लोगों ने साथ नहीं दिया या विकास नहीं किया, तो वो परिवर्तन चाहता है, और वो रूटीन राजनीति से हटके वोट करना चाहता है। वो इसलिए नहीं चाहता कि भाई हम पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं तो हम बीएसपी को वोट करें, नहीं, अब वो विकास को वोट करना चाहते हैं। किससे देख रहे हैं? बिल्कुल, पार्टी को मानते हैं आप अपनी टक्कर में या नहीं? नहीं,
अपोजिशन है तो वो खड़े हैं, तो उनके भी कुछ समर्थक हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस भाई को या इंडियन नेशनल लोकदल को या बसपा को? नहीं, हमें लगता है कि एनएलडी शायद कांग्रेस से बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अपनी जमीन खो चुकी है और कांग्रेस के लिए कोई रास्ता है नहीं। ये तो 4 दिन पहले कैंडिडेट इनसे ऐसा नहीं होता। चलिए हाँ, अब आप बोलिए। या तो आपने साइड में बिठा रखे हो इसलिए मेरे को कब मौका दे रहे हो आप नहीं, बोलने आप अब आपको मौका। मैं भाई की बात कर, जब जैसे कह रहे हैं पहले सरकारें थी तो सरकार में ये भी साथ जी रहे हैं, इनकी फितरत रही है धोखा देने की। बीजेपी का इतिहास रहा है हिंदुस्तान के अंदर पूरा, पहले देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को, अब कुलदीप बिश्नोई जी को। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहला एक समझौता ऐसा लिखित समझौता जिसको इन्होंने मना किया है। यस पार्टी 7 गठबंधन इन्होंने तोड़ा, सुनो, मैं आपको बताना चाहूंगा, गठबंधन इन्होंने तोड़ा, आरोप हम पे लगा रहे हैं। चलिए एक क्योंकि बार, बेचैनी हाँ, हाँ, इसके ठीक है, एक बार अंदर इनको- थी। भाई साहब बीजेपी के ठेकेदार साहब आपकी सुन ली मैंने, मेरी सुन ली नहीं देखिए, आप गलत आरोप देखिए, लगाओगे, आप इस सुनो तरीके सर, से मैं नहीं। कह रहा आप हूं। देखिए एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं तो आप एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें मैं जो ये अच्छी लगे सुनने मैं में। सर ये कह रहा हूँ, जैसे भाई कह रहे थे बीजेपी की कि धोखा हमने दिया। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने पूरा अपनी ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया। 10 लोकसभा चुनाव पर लड़े, 7 में गठबंधन की जीत हुई, ना कि बीजेपी की जीत हुई। इन्होंने लोकसभा के बाद अपनी आंखें बदलनी शुरू कर दी लेकिन 2 पे क्या हुआ? है जी। 2 सीटों पे क्या 2 हुआ? पे इन्हीं के कारण इन्होंने मिली भगत करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से और जानबूझे कुलदीप बिश्नोई जी को वहां पे ना अच्छा, आप इसमें हचका ये क्यों नहीं मानती है कि हो सकता है कि कुलदीप जी का जनाधार कम हुआ हो? नहीं, इसलिए कुलदीप जी का हार हुई? जनाधार, कुलदीप जी का जनाधार बिल्कुल कम नहीं है। या तो फिर ये क्योंकि हर एक इनकी- नेता यही कहता है कि इनकी- दूसरे की वजह से मैं हारा हूं। नहीं, इनकी फितरत धोखा देने की रही है हिंदुस्तान के। और अभी भी विधानसभा के अंदर 90 के अंदर 44 कैंडिडेट इनके बाहर के हैं। जो लोकसभा में 8 कैंडिडेट नहीं लेके आ सकते, वे 90 विधानसभा कहाँ से लेकर सपने देख रहे हैं सरकार बनाने के। इनके जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, चाहे रामविलास जी हो, चाहे कैप्टन साहब कोई हो, नहीं है उनका तो या वैसे उम्र का- कोई नहीं जो है। कोई भी हो, मैं किसी वो खुद अपना चुनाव विधानसभा का वहां से हारेंगे। तो ये किस बात से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? चलिए ठीक इनका है, मैं अपना आखिर- हरियाणा आखिर प्रदेश से के अंदर ना मैं- पहले जनाधार था, ठीक ना है, आगे आपका कोई जनाधार आपका था। ये आप सिर्फ एक ये बात जो कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है हजका को हरियाणा, और इसका उसका जवाब नुकसान इसका नुकसान जवाब सर, उठाना पड़ेगा इसका भाजपा को। जवाब जो है जनता आने वाले विधानसभा चुनाव पे इनसे लेगी। चलिए ठीक चौधरी है, कुलदीप अगली बिश्नोई जी विधानसभा का की साथ बात देगी। हाँ, और ये फिर ठीक इनसे है, अगली विधानसभा की बात करते हैं, उस पर फिर मैं आपसे पूछूंगा। हथिन की हम बात कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार अभी तक जीतते आए हैं, ज्यादातर आजाद उम्मीदवार ही जीते हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जलेब खान ने कांग्रेस के हर्ष कुमार को करीब 7000 मतों से हराया। बाद में जलेब खान ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और मुख्य संसदीय सचिव बनकर बैठ गए। इस बार कांग्रेस ने उन्हें फिर से टिकट दिया है, तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से केहर सिंह रावत को टिकट दिया गया है, तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हर्ष कुमार को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। हजका से रमेश कुमार यहां से उम्मीदवार हैं। 1,85,000 के करीब कुल मतदाता इस हलके में हैं और जाट और मुस्लिम वोटर यहां पर निर्णायक भूमिका रखता है। कुलदीप जी, क्या लगता है इस विधानसभा के बारे में? देखिए, दिस इज द ये जो सीट है, दिस इज द मोस्ट डिप्राइव्ड सीट मैं कहूंगा कि हरियाणा के किसी क्षेत्र में होती है, जो पूरा मेवात है। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई वोटिंग नहीं होती, हम देखते आए हैं, तो इसी करके इंडिपेंडेंट ज्यादातर जीतते रहे हैं। ठीक। और यहाँ पे क्या है कि जो कास्ट बेस्ड फैक्टर है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अभी भी सिलेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये जो सीट है इसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो ज्यादा है। और अभी भी हम देखेंगे जलेब खान साहब कहीं ना कहीं फायदे में रहते मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट आप देखिए इस हतीन पूरा मेवात जाके आप देखेंगे कुछ भी नहीं है वहां पे। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं पहले भी आपको बताया कि वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डैमेज्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की बात हो तो किस तरीके से हो। लेकिन इस इलेक्शन में जो होगा, मुझे फिर से वही लगता है कि कहीं ना कहीं जाति हावी रहेगी और मुकाबला जो है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि मोदी वेव होगी, वी कांट डिनाई द फैक्ट, मोदी वेव होगी। मुख्यमंत्री जी के भी विकास करे वहां पे, क्योंकि लोग देख रहे हैं, मेडिकल बनवाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनवाई हैं, रोड्स दूसरे बने दल हैं। से हर्ष कुमार जो है दूसरे दल से आए, उनको इन्होंने ये फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका कंपनसेशन अरुण जी कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी जो जाति है वो मुस्लिम जाति से आते हैं और वो जो फैक्टर है वो काफी बड़ा है वहां पे, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जाति वहां पे काम करेगी। और जो है हर्ष कुमार जी का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैंने फिर कहा कि आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में मुझे लगता है कि मुकाबला कांटे का ही होगा, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा एडवांटेज ले रही है। ठीक है, खेमचंद जी क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पहले हवीपा में भी रहे हैं हर्ष कुमार, अब आपने उनको टिकट दिया है। देखिए, हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास। अच्छा, इस और सवाल उस का नारे की वजह जवाब से होता है भारतीय जनता पार्टी देखिए, फैक्ट होता है। चलिए ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा,
एक बुजुर्गों की कहावत है, जो बारिश का अंधा होता है उसको हरा हरा नजर आता है। तो कुछ लोग जिनकी आदतें हैं धोखा, सावन का अंधा सावन का मतलब बारिश का महीना, सावन का अंधा। हरियाणा का बात चलिए ठीक है, देखिए कहावत में थोड़ी बहुत अगर अपनी तरफ से हेर फेर हो जाए तो अच्छी, नहीं समय के साथ साथ भाषा भी अपने आप इम्प्रूव करती जाती है। वही है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक, अच्छा बात कुछ करने लोग दीजिए, जिनको हाँ। हारने की आदत है या फिर अपना जिनका जनाधार खत्म हो गया है, वो दूसरों पे आरोप लगाते रहते हैं, तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। बीजेपी की आदत प्लीज, कभी जीतने की नहीं। मैं आ रहा हूँ संत कुमार जी आपके पास, प्लीज सर। आप उनको बोलने तो दीजिए। नहीं, ये तो हथीन में बोल रहे ठीक है, हैं। हथीन में हमारा मेव समाज रहता है। हाँ। हम मेव समाज मुस्लिम समाज से थोड़ा अलग होता है। उनकी बहुत सारी परंपराएं हिंदू वाली परंपराएं हैं, और वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं होते हैं, और वो अपनी जो समाज जिस समाज से वो आए हैं, रूट उनके हैं, उनसे अभी भी उनका लगाव होता है। तो मैं मानता हूँ कि मुस्लिम समाज भी भारी मात्रा में बीजेपी को वहाँ पे वोट करने वाला है। और हाँ, मैं एक बार कंप्लीट कर लेंगे। हाँ सर, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन वहाँ पे बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो आपको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां बहुत अच्छी है, किसे? क्योंकि मेव इंडियन समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे अच्छा है। चलिए यहाँ पर टक्कर आप किससे देख रहे हैं, इनेलो या कांग्रेस? हमें लगता है कि वहाँ पे शायद कांग्रेस से रखा है। यहाँ पे कांग्रेस से। चलिए अब आप देखिए संत कुमार वहाँ जी, पे ठीक है। सीधा मुकाबला हाँ। हथीन में कांग्रेस का, और ये वहाँ के हैं रमेश कुमार जी, कौन सी पार्टी के, हजका से। वो आप देखेंगे कहीं भी सारी रिपोर्ट लेंगे तो कांग्रेस का मुकाबला हजका के साथ है वहाँ, और बीजेपी वहाँ चौथे नंबर पे जाएगी, कोई मुकाबले में ही नहीं हुआ। तो इन सभी सीटों पे जो मेवात की सीटें हैं, ठीक है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं। तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ टक्कर मानी इस विधानसभा नहीं में। है जो fact चलिए है, ठीक है, fact है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। उसमें कोई दो बात एक बार उनका और जवाब, फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ आधार यही, ये इन्होंने पूछा आधार क्या है। हाँ। आधार यही है कि आप चैनल पे बैठ के ये कहते हैं कि मेव नरमपंथी है, बाकी मुसलमान कट्टरपंथी है। आपका ये कहना ही बड़ा गलत है, ऐसो बनी है। आपने कहा है वो कभी बोलते कट्टरपंथी नहीं आप है, उसको इंटरप्रेट आपने कट्टरपंथी का अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैं कट्टरपंथी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम कट्टरपंथी है। गलत नहीं, देखिए चलिए ठीक है, आप सुन लीजिए पहले। ठीक है, चलिए। हाँ गलत बात बोल रहे हैं। हाँ गलत नहीं, आप सुनिए, निकाल। अच्छा ठीक है संत कुमार जी, कट्टरपंथी यहाँ तो आपका जनाधार संत कुमार जी ने मान लिया, रमेश हमारा कुमार यहाँ जो से आपके प्रत्याशी। हमारे उम्मीदवार जो हैं यहाँ से रमेश कुमार जी हाँ। जीतने की स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। और क्या यहाँ से आधार, सीट- कोई एक यहाँ- आधार बताइए, यहाँ से किस आधार पर जीत? जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ये रमेश जी, और अच्छा प्रभाव है हल्के के अंदर, साफ छवि के ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ। और इस हल्के की जनता ये चाहती है कि हमारा जो नुमाइंदा हो वो ईमानदार हो, साफ छवि का हो। इनेलो पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। हाँ। कांग्रेस का उस तरफ कुछ नहीं है। बीजेपी वाले जो बात कह रहे हैं बैठ के, ठीक हिंदू है। मुस्लिम की जो बात इन्होंने चला दी देश के अंदर, तो वो सारा देश जानता है। इस भाई को शायद हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है हरियाणा प्रदेश नहीं की नहीं, का। देखिए आप फिर से वही व्यक्तिगत उस पर आरोप नहीं है इस तरीके से। तो अब जानकारी है या नहीं है, अब आप भी यहीं बैठे हैं, आप भी वहीं बैठे हैं। हम सिर्फ ये बात कहें कि हम देखिए हम बात कर रहे हैं विधानसभाओं का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, बताना इसमें आप चाहूंगा, व्यक्तिगत। हथीन और होटल, हाँ। होडल, हाँ वो मेरे जन्म क्षेत्र से नजदीक है, आपके जन्म क्षेत्र से दूर है। चलिए इनका, चलिए ठीक है, ये चर्चा कहीं और चली जाती है। धर्मपाल जी, मैं फिर आपको फिर यही बात बताना चाहूंगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को सिर्फ निगाह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर है, और उन्हें पता है कि भाई सरकार वो बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमें उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और इस हथीन क्षेत्र के अंदर जो मेव, पूरे मेवात के अंदर मेव जाति जो है वो हमेशा ट्रेडिशनल वोट रहे हैं इनेलो के, चौधरी देवीलाल के टाइम पे भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे भी। चाहे हमने टिकट किसी को भी दे रखी, लेकिन वोट हमें मिलेंगे सारे के लेकिन सारे। यहाँ से आपकी और कभी मैं जीत रमेश, ये हमारे केर सिंह जी रावत हैं, हाँ और ये बीजेपी, ये हजका वाले मेरे साथी ये कह रहे थे कि भाई ये बीजेपी, चलो वो तो इनका अपना मामला है, लेकिन ये तो इनकी, ये कहां से सरकार बनाने की सोच रहे हैं? इनके तो पिछली बार 6 विधायक बने थे, 5 भाग्य, वही धोखा देंगे। ये बीजेपी के ऊपर वो लगा रहे हैं लांछन, इनके तो विधायक थे वही धोखा देंगे। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, फिर आगे और वो बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर सरकार बनाई उन्होंने, मंत्री रहे, ठीक है चीफ रहे। ठीक है ठीक है। हाँ 5 साल तक मिले नहीं उन्होंने। इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। देवलाल जी के 87 MLA भाग्य थे। क्या देवलाल जी को राजनीति नहीं आती थी?
ये कह रहे हैं कि पांच भाग 1977 के अंदर चौधरी भद्रलाल जी भी उस हमारी हिस्सेदारी से उसके अंदर हम इकट्ठे ही थे। जो इन्होंने बात कही मैंने उसका जवाब दिया, ये ज्यादा बता सकते हैं, मैंने उसका जवाब दिया है, इनको सबसे ज्यादा पता है। इनके एमएलए भाग करके तक ले ज्यादा थे। ठीक है, ठीक है, मैं संत कुमार भद्रलाल जी के भागे कौन भागे थे? ये 5 की बात कर रहे हैं, ये चौधरी देवीलाल के साथ हम 22 एमएलए रह गए थे, बाकी एमएलए भाग के इनके साथ चले गए थे बचना। अली बाबा चाली चोर वाली गाड़ी बनी थी। ये ठीक है, चलिए ठीक है, ये अपने मेरे को लगता बड़ा है कि संक्षेप हम में, संक्षेप में। मुद्दों को ना उठा के हाँ। हथीन की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो मुख्य मुद्दा है अशिक्षा है। हाँ। वहाँ पे इनको ये डेवलपमेंट हुआ पता नहीं नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज से चलिए ठीक है, बना मेडिकल सकते चलिए हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे सबसे ज्यादा चलिए ठीक है, लोगों के ढंगे से कॉलेज में बाहर समय समय बढ़ रहा है। लोकल मेडिकल कॉलेज खेलचल, आपके पास खेलचल, लिस्ट है कि लोकल मेडिकल मैं कॉलेज ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय आगे जा रहा है। ठीक है, देखिए इसके आगे जो अंदर शिक्षा सबसे हजार में ज्यादा हथीन की आपको बात पता कर रहा हूँ। नहीं, देखिए मेडिकल पृथला विधानसभा भी इसके नजदीक में, इससे बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज नौराता बनाया मल जी, है। मैं दोनों विधानसभाओं का इकट्ठा मैं आपसे कमेंट लूंगा, फाइनल कमेंट। पृथला की बात कर लेते हैं। 2009 के परिसीमन में बनी पृथला विधानसभा सीट से पहले चुनाव में कांग्रेस के रघुवीर सिंह ने बीएसपी के टेकचंद शर्मा को करीब 3000 मतों से पराजित किया। कांग्रेस की तरफ से रघुवीर सिंह एक बार फिर उम्मीदवार हैं, तो इनेलो ने राजेंद्र बीसला को टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से नयनपाल रावत यहां से उम्मीदवार हैं। करीब 1,63,000 कुल मतदाता यहां पर हैं। इस क्षेत्र में पंजाबी और बनिया वोटर निर्णायक भूमिका में रहता है। नौराता मल, क्या लगता है आपको, इन दोनों विधानसभाओं की अगर बात करें, जातिगत समीकरण किस तरीके से और कौन से दल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पृथला और हथीन दोनों ही जगह ऐसी हैं। हथीन के अंदर जलेब खान जी प्लस में रहेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटर प्लस उनके साथ कोई भी अगर कास्ट एडजस्ट होती है तो उनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा एज मिलता है, जिससे कि वो प्लस में जा सकते हैं। ठीक है। और पृथला जो है, पृथला दोनों ही विधानसभाओं के अंदर सबसे बड़ी बेसिक चीज ये है कि वहां पर बेसिक एजुकेशन जो मूलभूत है, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, वहां पर इन चीजों की काफी बड़ी समस्या वहां के लोगों को महसूस करनी पड़े। जबकि वहां पर मेडिकल कॉलेज खोल दिया हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए आपने वहां के इंस्टीट्यूट बनाए ताकि बाहर से लोग जा सके और वहां स्टडी कर सके, लेकिन जो बेसिक जो वहां के लोग रह रहे हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए वहां पर इस तरह की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली को या वहां के बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जिससे कि वो टेक्निकल या कारीगरी के कामों में लगते हैं। अपना हथीन विधानसभा के लोग शिक्षा को आप मुद्दा यहाँ पर ITI वगैरह, राकेश तंवर को आपने यहाँ से टिकट दिया है, क्या लगता है, जमीन से जुड़े हुए नेता या फिर चौधरी भजन लाल जी के सांसद बनने की ही लहर को आप अभी तक महसूस कर रहे हैं? साहब छवि जितने हमारे 90 उम्मीदवार हैं प्रदेश के अंदर, 65 पे हम लड़ रहे हैं चुनाव, 25 पे विनोद शर्मा जी लड़ रहे हैं, 65 के 65 हमारे उम्मीदवार साहब छवि के ईमानदार हैं। कोई किसी पे किसी प्रकार का यहाँ पर मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा विकास का रहेगा यहाँ, लेकिन विकास तो हुड्डा सरकार ने करवा दिया। नहीं, विकास हुड्डा साहब ने कुछ नहीं करवाया। तो इसका मतलब सिर्फ ये एक बाईपास थोड़े बहुत निकालने से, या गाँव में आप गाँव में जाकर देखो वही माड़ा हाल है, पानी की नहीं है, बिजली नहीं है, लोग दर भटक रहे हैं। बीपीएल कार्ड किसी के बने किसी के नहीं बने। ये कह रहे हैं हमने 3.5 कितने लाख प्लाट दे दिए, किसी को कुछ प्लाट नहीं मिला, सिर्फ कागजों में विकास हुआ है, धरातल में विकास नहीं हुआ। धर्मपाल जी 30 सेकंड। राजेंद्र बीसला जी हमारे पहले भी विधायक रहे हैं और अब फिर इस पृथला मैं पूरे फरीदाबाद उसकी बात करना चाहूंगा। हमारे कांग्रेस के बड़े सीनियर साथी भी बैठे हैं कि इन्होंने फरीदाबाद से इतना रेवेन्यू आता है बहुत ज्यादा, हरियाणा प्रदेश की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है फरीदाबाद का, लेकिन इन्होंने 10 साल में कितने पैसे खर्च किए, 10 साल की सरकार इनकी थी, वो ये बता दी इन्होंने कितने पैसे वहां विकास के काम पर लगाए। चलिए संत कुमार जी सिर्फ 30 सेकंड है। 2005 में जब इनेलो की सरकार गई, उस समय इनका बजट 2300 करोड़ का था, और आज 2300 करोड़ का था आपका हरियाणा का बजट। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। और आज वो 33,000 करोड़ का बजट है। कर्जा कितना है? 85,000 करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना गुना ज्यादा? 85,000 करोड़ का कर्जा है। ये भी तो है साथ साथ। ये कर्जा कहाँ गया ये? 40,000 करोड़ कर्जा छोड़ के गए। अब नहीं गए 40,000 कर्जा छोड़ के, और आज जिस मनरेगा का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा। आप आज रोहतक के पार्क देख लीजिए, घास को उखाड़ के दोबारा लगा रहे हैं। चलिए एक बार समय अब उनको बात बोलो। एक तरफ कहता है कि रोहतक में सारा रुपया लगा दिया, और ये कहते हैं रोहतक में विकास नहीं हुआ। रोहतक के बारे में जो आदमी ये कहता है, इनका लीडर जब आके ये कहता है
कि रोहतक में सारा रुपया हरियाणा का रोहतक में लगा दिया। चलिए और ये एक फाइनल कमेंट, चलिए एक फाइनल कमेंट खेमचंद जी, आप भी सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के हर एक व्यक्ति पे लगभग 30,000 रुपए का कर्जा है। मैं हरियाणा की जनता को फिर से वही अपील करना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने सोच समझ के जाति पाति से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के, वंशवाद से ऊपर उठ के उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा में वोट किया, फिर से वो वैसे ही वोट करें, विकास के लिए वोट करें, अपने भविष्य के लिए वोट करें, अच्छी सरकार के लिए वोट करें। मेरे को पूरा विश्वास है वो वंशवाद की राजनीति को खत्म कर देंगे, वो भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म कर देंगे और वो विकास पुरुष मोदी जी का साथ देंगे। धन्यवाद। चलिए कुलदीप, चारों विधानसभाएं और मैं चाहूंगा फरीदाबाद लोकसभा पूरा, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा, क्या यहाँ पर रहेगा और किस तरीके के समीकरण इस लोकसभा में बने? देखिए, बीजेपी मींस आउटसोर्स कैंडिडेट्स, ठीक है। तो फाइट जो अब की बार होगी वो, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका भी है, थोड़ा कम्युनिज्म फैक्टर भी है, कांग्रेस वर्सेस आईएनएलडी, मुझे लगता है अब की बार ये होने वाला है। और कहीं ना कहीं एज अगर कांग्रेस डिलीवरी कर पाई आने वाले 15-20 दिन में, 15 दिन ही बचते हैं चुनाव के, अगर कांग्रेस कुछ कर पाई तो वो फाइट में है, अदरवाइज ये मुकाबला बहुत कांटे का होगा, आईएनएलडी वर्सेस कांग्रेस, स्पेशली फरीदाबाद, भारतीय जनता पार्टी का, बिकॉज इनके पास जितने भी लीडर यहाँ पे अब तक निकल के आए हैं वो सारे आउटसोर्स्ड हैं, वो क्योंकि बीजेपी का जो लोकल कैडर है वो वहां पे नहीं है, पैराट्रूपर लोग, राइट। तो जो वो कैंडिडेट जो आए हैं वो सारे के सारे बाहर से लाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये फर्क डालने वाली चीज है। सिर्फ 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड। नहीं, ये बात आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारा जो कैडर है हर जगह है और हमारा कैडर हजारों की संख्या में, और जनता हमारे साथ है और जनता हमारी कैडर है और वो विकास के लिए वोट करने वाली है। वो वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए वोट करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, बाकी सब वंशवाद के लिए लड़ रहे हैं। धोखेबाजों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। 15 तारीख को इनको सबक सिखाना है। अमित शाह जी आए थे अम्बाड़ा में, खाली था पंडाल इनका, कुर्सियां लगा रखी थी, खाली थी। चलिए देखिए, मोदी जी की हवा तारीख को वोट सर, मोदी जी की हवा गई, मोदी जी के साथ रहने वाली है। चलिए ठीक है, समय अब आगे इजाजत नहीं दे रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, बड़ा वो हरियाणा की जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं की। चलिए का प्रधान भी ऐसी भाषा नहीं बोलता जो हिंदुस्तान के बीच। चलिए देखते हैं 15 तारीख को उसका असर देखेंगे। चलिए ठीक है, अब चलिए ठीक है, चलिए अब मुझे वाइंड अप कर लेने। अच्छा मुझे वाइंड अप कर लेने दीजिए, मैं वाइंड अप कर लूं। अच्छा संत कुमार जी, मैं वाइंड अप कर लूं या आप करेंगे आज? चलिए तो फिलहाल जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, बड़े दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है 2014 हरियाणा विधानसभा का। इस बार कोई बड़ा दल गठबंधन में नहीं। इससे पहले देखा गया कि बिना गठबंधन के, कांग्रेस के अलावा जो भी सरकार बनी है वो बिना गठबंधन के नहीं बनी है। तो इस बार देखना होगा कि किस तरीके से ये समीकरण मोड़ लेते हैं और कितना दिलचस्प ये चुनाव और होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।